गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज़ कंफर्म, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म। जल्दी से सब लाइव आ जाइए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी से सब आइए। शिखा, गुड मॉर्निंग शिखा। वेरी गुड, आप क्लास में आ गए हो। और भी सब जल्दी से आ जाओ। चलो, मेरी ऑडियो क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, ठीक है? तो चलो क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि आज टारगेट है कि कम से कम 2 टॉपिक ज़रूर कवर करें, ठीक है? तो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिल्पी, पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी, फिलर फॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यूजीसी नेट सेट के लिए क्लासेस हैं जो जून में होने वाली है, ठीक है? ये फिलर फॉर्म ऐप है, इसका इंस्टाग्राम पे आईडी है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हैं, सभी जगह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारियां कराई जाती हैं, और पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट्स हैं। ये मेरा कूपन कोड है शिल्पी10, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऐप का टाइमिंग है। तो चलिए, आज बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, कोटेशन मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? पहले थोड़ा टॉपिक पढ़ा लेती हूँ, बीच में बातें करेंगे हम लोग, ठीक है शिखा? आगे बढ़े हम लोग, क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मैसेज करो प्लीज। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस, ठीक है? इस चीज को हम लोग और क्या कहते हैं? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? और इनके जो है स्टेज, वो 8 स्टेजेस में है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह से इनके 8 स्टेप्स है। तो ये पढ़ने से पहले ये देखो, 8 है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, थर्ड है। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फोर्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 7 है जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन, एंड 8 है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिक्सन कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये सब थ्योरी देख के थोड़ा भारी लग रहा है, तो मैं स्टोरी टेलिंग में बताती हूँ, इसको बाद में देखेंगे पीपीटी को। चलो, एरिक्सन जो है, एरिक्सन, ये आ रहा है KSON, ठीक है? एरिक्सन जो है, उनकी थ्योरी को कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, और जो भी मिल रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाओ। और कौन ज्वाइन हुए हैं, प्लीज मैसेज में बताओ। तो एरिक्सन जो है, इनका जन्म जो है 15 जून 1902 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में। और इनकी मृत्यु है 12 मई 1994 को हुई है, यूएसए में। अब इसमें ये तो नहीं पूछेगा कौन से डेट को इनका बर्थ हुआ है, बर्थडे कब है, या इनकी मृत्यु कितने तारीख को हुई है, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि किस देश के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। गुड मॉर्निंग शांतिनी, कोई बात नहीं, अभी क्लास जस्ट स्टार्ट ही हुई है, 4-5 मिनट हुए हैं,
इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर दी, बिना कुछ बोले हुए, ठीक है? क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि 2 टॉपिक हम लोग कम से कम कवर करें। ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना? बीच में ब्रेक लेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें ये पूछ सकता है कि ये जो है जैसे हम लोग जाते हैं ना, किसी एक स्टेट में रहते हैं और फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ओके मैम, नो इशू, नो इशू, ओके, थैंक यू। तो उसी तरह से ये क्या हुआ कि जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में या होता है सब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह किसी ना किसी जगह कारण से चले जाते हैं, तो ये यूएस से चले गए, मतलब इनको अमेरिकन नेशनैलिटी भी, अमेरिकन नागरिकता भी इनको मिल चुकी थी, नेशनैलिटी, ठीक है? और कुछ मैं ज़्यादा ही हड़बड़ाई हुई हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ। फिर क्या है कि इनका फील्ड जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लुएंस किससे इनकी थ्योरी, तो वो सिगमंड फ्राइड, ये जो है एना फ्राइड, उनकी थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस्ड है, वो मैं आगे बताऊंगी। ईगो सुपर ईगो जो उनकी थ्योरी है, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है? एरिक्सन, और इनका जो टर्म है, क्वाइंड द टर्म लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है? ये सारी जो मैं बात बता रही हूँ, आवाज क्लियर है ना मेरी? आ रही आवाज? साइलेंट दिख रहा था। ओके, तो ये जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये जो टर्म है, क्वाइंड द टर्म लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंट में, तो आप लोग सब चीज इसमें आप देख सकते हो, लिख सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठो। ये तो पीपीटी है यहाँ पे, बट इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है? उसके बाद आप लोग पीपीटी से देख लेना क्या सब है। तो इसमें 8 स्टेजेस हैं, और ये इसमें 8 जो स्टेजेस है इसके, ये देखो यहाँ पे जो है, ये स्टेज कह सकते हो, और इसका एक डायग्राम यहाँ है। ये 8 स्टेज जो है, इसको आप कह सकते हो कि ये डिफरेंट पर्सनालिटी के स्टेप्स हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने 8 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसने दिया है? ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक, ये 8 स्टेजेस है एरिक्सन का, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट कह सकते हैं इसको। तो इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये 8 स्टेज है एरिक्सन का, ठीक है? ये क्या हुआ कि जर्मनी में बर्थ हुआ था, उसके बाद ये अमेरिका गए, तो वहाँ आदिवासी समूह पर ये अध्ययन किए, और इसमें जो 8 स्टेप बताए गए हैं, स्टेप बोलो, स्टेज बोल लो, तो ये जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, ये देखो फोटो, कहाँ गया फिगर, ये देखो। अब है ना, बच्चे छोटे होंगे उसके बाद बड़े होंगे, डायरेक्ट तो बड़े नहीं हो जाएंगे, जैसे मैं ग्रोथ में बताई थी, ऐसे तो नहीं होगा ना, या इस स्टेज से डायरेक्ट इस स्टेज पे नहीं जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, फिर सेकंड का इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड के इम्पैक्ट के बाद थर्ड में आएंगे, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। समझ में आई? मतलब कि 8 स्टेज जो है इंटर रिलेटेड है प्रीवियस एक्सपीरियंस से, ओके? इनके 8 स्टेप्स प्रीवियस एक्सपीरियंस से इंटर रिलेटेड रहेंगे, किसी भी एक स्टेप को, किसी भी एक स्टेज को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि जीवन में संकट देखने को हमें मिलता है, ठीक है? लाइफ में संकट रहता है ना कुछ लगा ही रहता है लाइफ में, हम लोग देखते हैं, कभी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, या लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स होते रहते हैं, है ना? कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ एकदम मस्त चल रही है, कुछ लाइफ में हुआ ही नहीं है? नहीं होता है। आप अपने लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हो ऐसे ही। तो लाइफ में जो हमेशा संकट देखने को मिलता है, तो ये कहते हैं कि जिंदगी के अंदर लगातार संकट आते रहते हैं, और उसी से हमें निकलना भी होता है, ठीक है? अब कैसे क्या होता है, जैसे पहचान का संकट होता है, पहचान का संकट कब होता है? किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस में होता है। अच्छा, इसमें इनका जो ये थ्योरी है, इसको और भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, यहाँ पे कह सकते हैं जैसे
एरिक्सन की थ्योरी एक तो हो गई कि ये पर्सनैलिटी की थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है? एक क्वेश्चन बताया मैंने कि वो आ सकता है कि 8 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसने दिया है, तो वो एरिक्सन है। और दूसरा आ सकता है कि एरिक्सन थ्योरी ना दे के आपको लिख दे कि लाइफ क्राइसिस थ्योरी, ठीक है? लाइफ क्राइसिस यानी कि जीवन संकट, संकट की इन्होंने बात की है ना, तो जीवन संकट की थ्योरी या साइको क्राइसिस मतलब मनोसंकट, ठीक है? SYCH होगा, सॉरी, CH हो, ठीक है? साइको क्राइसिस यानी कि मनोसंकट, या और क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस हम लोग कहाँ पढ़े थे? एडोलेसेंस में पढ़े थे ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी, पहचान, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या मेरी पहचान है, सोसाइटी में क्या पहचान है, उसकी बातें हो रही है। आइडेंटिटी सी फॉर क्राइसिस, पहचान संकट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, हर कोई पहचान। आप लोग भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो ना? अच्छा चलो, मैं आज का जो है इसी बात पे, आज कोटेशन नहीं बोली, अभी बोल ही देती हूँ। कहा जाता है कि अगर आप एक दिन आप क्या करो कि ऐसा करो, मतलब थोड़ा सा अमानवीय चीज है, बट लेट इट, आप लोग सब पढ़े लिखे हो तो ठीक है, एक ऐसा कर सकते हो कि अपनी ऑबिच्योरी जो है उसको लिखो बैठ के। ऑबिच्योरी उसको कहते हैं जो मरने के बाद पेपर में या कहीं भी आता है कि अमुक आदमी वो ऐसे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, उसमें आओ, समझे? तो अपनी ऑबिच्योरी में आप क्या चाहते हो कि मेरी ऑबिच्योरी में क्या लिखा होना चाहिए? मतलब मैं मरूं तो लोग मुझे किस नाम से जाने? क्या जाने कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, कि वो बहुत खराब आदमी थे। कुछ ना कुछ तो लोग जानते हैं ना एक दूसरे के पर्सनालिटी के बारे में। हाँ, लाइफ क्या स्टेज है, यहाँ से परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो नाम है वो रहता ही है, या तो नाम रहता है या बदनाम रहता है, कोई ना कोई आइडेंटिटी रहती ही है। तो अपनी ऑबिच्योरी में हम वो चीज लिखें, या मान लो कि अभी लिखेंगे अभी मेरी डेथ हो गई, तो अभी मेरे ऑबिच्योरी में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा उसमें पहचान। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपकी ओबिचुअरी में क्या लिखा रहे, तो वो चीज हम लोग लिखेंगे। तो उस पर फिर हम लोग वर्क करेंगे कि ये चीज मुझे अपने लाइफ में ये चीज कमाना है, ऐसा मेरा पहचान होना चाहिए, ठीक है? तो हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। ये एरिक्सन की थ्योरी है, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? नोटिस में दिया था ना मैंने, फर्स्ट वाली थ्योरी बता रही हूँ अभी, ठीक है? तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस नाम से चाहते हो कि आपको लोग जाने? अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना? अब इनका जो स्टेज है, तो पहला स्टेज क्या है, ठीक है? स्टेज वन है इनका, स्टेज वन इनका है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक होता है, यहाँ पे बता देती हूँ, सही रहेगा। एक मिनट, यस, ये देखो पहला स्टेज ये हो गया, फर्स्ट स्टेज, ठीक है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास का। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक का इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है? नो मैम, ओबी थ्योरी, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लाइक ब्रूनर एरिक्सन रिसर्चर। एरिक्सन की थ्योरी है ये देखो ना, एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन साहब की ये थ्योरी है, ठीक है?
ब्रूनर की थ्योरी तो हो गई थी ना लास्ट टाइम। तो ये फर्स्ट वाला बर्थ से 18 मंथ्स इसका लाइफ है। लाइफ मतलब टाइम पीरियड इसको कह सकते हैं। और इसका हिंदी है विश्वास बनाम अविश्वास। वो मैंने मरने का बाद नहीं बताया, वो बताई मैं कि पहचान का संकट, उसमें मैंने अपना ये कोटेशन डाल दिया जो आज मैं कोटेशन नहीं बताई थी। इनके थ्योरी में बोला गया है कि क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन संकट का थ्योरी किसने दिया है, या साइको क्राइसिस किसने दिया है थ्योरी। ठीक है, लाइफ क्राइसिस या आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इस नाम से भी एरिक्सन की थ्योरी को जाना जाता है। ठीक है, एरिक्सन थ्योरी ना लिख के क्वेश्चन में ये लिख दे, या फिर आपको लिख दे कि 8 स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसने दिया। ठीक है, मतलब ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, घुमाना अगर क्वेश्चन चाहे तो इसमें भी एरिक्सन का ही थ्योरी आता है। तो ये क्योंकि ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना अपने थ्योरी में, 8 स्टेज में इन्होंने बताया है। ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट। 8 स्टेजेस में है इनकी। क्लियर है साइंतनी? तो पहला वाला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब ये विश्वास बनाम अविश्वास का। तो इसका टाइम है बर्थ से 18 मंथ्स तक। इसमें क्या होता है, मान लो कि एक बच्चे का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि बच्चा जो जन्म लेता है, तो उसके बाद क्या होता है वो कि वो उसको तो किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन उस स्टेज में भी बच्चे को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। अब कैसे वो पहचानता है, अब वो देखिएगा कि इसके जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स छोटे बच्चे का कौन पूरा करता है, फैमिली। और फैमिली में भी उसकी कौन पूरा करते हैं बेसिक नीड्स, पेरेंट्स। और पेरेंट्स में भी कौन करता है, माँ करती है। तो बच्चे को क्या होगा कि माँ पे ट्रस्ट आ जाएगा, भरोसा आ जाएगा। आप देखते हो ना कि बच्चे की माँ उसको बोलती है, छोटे बच्चे की माँ ही कि गोदी आओ तो आ जाता है, लेकिन वही अड़ोसी पड़ोसी कोई बोलेंगे, हाथ आगे देंगे कि बच्चे आओ, तो वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये है, ये 12 मंथ्स दिया है, लेकिन 18 मंथ्स यहाँ पे होगा। ठीक है, जो ऑथेंटिक बोला जा रहा है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। तो ये फर्स्ट वाला स्टेज ये हो गया। अब दूसरा जो स्टेज है, ये आएगा 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक। ओके, ये स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्ता या स्वतंत्रता यहाँ कहते हैं ना। ठीक है, ऑटोनॉमी यहाँ पे स्वतंत्रता होता है। और ये क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, स्टेज 2 में, स्टेज 2 की बात करें तो टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बच्चे को कौन से स्टेज में देना चाहिए, पूछेगा एरिक्सन के किस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये आएगा स्टेज 2। ये सब क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट अब थ्योरी नहीं पूछता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ दी जानी चाहिए। अब बच्चा क्या है इसमें, स्वायत्ता का मतलब क्या है, मतलब यहाँ जो है, ये जो है स्वायत्ता मतलब क्या हो गया, मतलब स्वतंत्रता। अब छोटा बच्चा है जो 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 से 3 साल का बच्चा, उसको कैसे स्वतंत्रता चाहिए भाई। तो उसको ये स्वतंत्रता चाहिए कि जैसे वो कपड़े, छोटे बच्चे आप देखोगे ना कि बोलेंगे नहीं, आप पानी दोगे तो अपने हाथ से बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे ग्लास दो, अब मैं खुद से पानी पीऊंगा, या मिल्क दोगे तो मैं खुद से पीऊंगा, कोम करो तो मैं खुद से करूंगा, कपड़े मैं खुद से पहनूंगा, खुद से जिद करते हैं ना। तो वो उनका स्टेज 2 है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं कि मैं अपना काम खुद से करूं। ठीक है, अब देखो कहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बच्चा खुद से कर लेता है, खुद से पानी पी लेता है, उसे हम लोग दे देते हैं, जिद किया तो पानी का ग्लास उसे दे दिया कि तुम खुद से पी लो, पी लिया खुद से, अपने कपड़े खुद से पहन लिए, तो क्या आया, उसको कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने से क्या हुआ, मोटिवेट हुआ। तो मोटिवेट हुआ तो आगे लाइफ में भी वो खुश रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं ना, कोई अचानक से बहुत बड़ा ये नहीं बनता है। ये देखो फोटो,
अचानक से यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के हम लोग हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, छोटी-छोटी लाइफ। देखने के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसका ये फ़र्क है। और जो नहीं पी पाता है, मतलब जो खुद से पानी नहीं पी पाता है या हम लोग नहीं देते हैं, तो उसको क्या होता है, खुद पे डाउट हो जाता है। नहीं कहते, "अरे मत लो, तुमसे पानी गिर जाएगा।" ऐसा नेगेटिव बात बच्चे को बोला जाता है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? क्यों? बोलते पानी गिर जाएगा तो हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उसको डाउट आ जाएगा अपने पे। ये हो गया सेम एंड डाउट की बात। उसको डाउट आ जाएगा, खुद से काम नहीं कर पाएगा तो उसको अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ कहते हैं ना कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक स्टेज के बाद ही दूसरा स्टेज जाएँगे, दूसरे के बाद ही तीसरे स्टेज जाएँगे, तो उसका असर तीसरे स्टेज में पड़ेगा। ये सारे स्टेज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक का असर दूसरे पे होता है। ठीक है? अब ये इसमें एक क्वेश्चन क्या आ सकता है इस स्टेज का, कि बच्चे को खुद पर डाउट कब से आना शुरू हो जाता है, कौन से स्टेज में? ठीक है, अब पेन कॉपी लेके आप लोग बैठे हो ना, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें नोट डाउन कर रहे हो ना? मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर बनना चाहती हूँ साइंतनी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शिखा, आप क्या बनना चाहती हो? ठीक है, तो बच्चे को खुद पर डाउट कब से शुरू हो जाएगा, कब से आना लगेगा? स्टेज 2 से। अब स्टेज 3 में आते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेज 3 है, इसका टाइम पीरियड है 3 टू 6 ईयर्स, और इसको कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मतलब इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, वर्सेस गिल्ट मतलब अपराध बोध। अब अपराध बोध यहाँ पे क्या होगा? 3 से 6 साल का बच्चा क्या करेगा? किसी का मर्डर कर देगा क्या? नहीं, उस चीज को यहाँ अपराध नहीं माना गया है। यहाँ दूसरे तरह के अपराध की बात हो रही है। और इनिशिएटिव क्या होता है यहाँ पे? पहल। तो यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, इस थर्ड स्टेज को आप देख लो कि इसका और क्या क्या नाम आ सकता है। थर्ड स्टेज के बारे में बता रही हूँ मैं। फर्स्ट स्टेज का बताया मैंने, आ, कि बेसिक नीड्स जो पूरा करेगा उसी पे उसको ट्रस्ट आएगा। ठीक है, जो बच्चे का बेसिक नीड्स पूरा करेगा उसी पे बच्चे को ट्रस्ट आएगा। ओके, दूसरा टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे होना चाहिए सेकेंड स्टेज में। और डाउट कहाँ पे बच्चे को आता है? तो सेकेंड स्टेज में। थर्ड वाला जो स्टेज है 3 to 6 ईयर्स में, इसमें क्या होता है कि इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री प्राइमरी में बच्चा जाता है ना 3 to 6 ईयर्स के बीच में, प्री स्कूल एज इसको कहते हैं। ओके, और इसको किस नाम से जानते हैं? प्री गैंग एज। गैंग एज नहीं, प्री गैंग एज। ओके, ये सब इसके नाम हैं। और इस एज में बच्चों का इंटरेक्शन काफी बढ़ता है। बच्चे जो हैं ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके वो किसी चीज को सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट यहाँ बढ़ता है। इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव कैसे लेते हैं? और एक और चीज क्या होता है कि जेंडर पे ज्यादा फोकस होता है यहाँ पे। जेंडर पे कैसे फोकस होता है? अब देखो कि जो गर्ल्स हैं वो क्या करेगी, अपनी मम्मी को फॉलो करेगी। अब देखोगे ना, किचन सेट लिए रहती है गर्ल्स लोग, फिर खाना बनाती है। टीचर, वेरी गुड सीखा। तो अपना एम जो है, इसमें इस थ्योरी में वही बताऊंगी मैं कि अपना एम जो है सो शुरुआत में ही कैसे मतलब कर सकते हैं, उस चीज को भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गर्ल्स जो है सो मम्मी को फॉलो करती है। किचन सेट का उसको बहुत शौक होता है, किचन सेट लेके खेलती है खिलौने से। बॉयज जो है सो पापा को फॉलो करते हैं, जैसे पापा कार वॉश कर रहे हैं तो वो भी जाएगा, या पापा ऑफिस जा रहे हैं, अभी तो मम्मी पापा दोनों जाते हैं, बट पापा की एक्टिविटी को ज्यादा फॉलो करता है। अब क्या होता है कि अब मान लो कि एक बच्चा है, वो अपने फादर को देखा कि उसके पापा कार वॉश कर रहे हैं, तो बच्चा वहां गया, बोला आप रहने दो पापा, मैं जो हूँ मैं कार वॉश कर देता हूँ। ठीक है, तो अब खैर वो तो बहुत छोटा बच्चा है, तो अब क्या किया जाए? तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चे को डांट देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, क्या परेशान करने आ गए हो। तो उससे क्या होता है, उस बातों से, उस नेगेटिव बातों से बच्चों में अपराध बोध होता है।
गिल्ट का आता है आना, ठीक है, ये है गिल्ट, अपराध बोध। तो अपराध बोध क्या, कैसे क्या आएगा अपराध बोध? किस मर्डर तो नहीं करेगा, उसको गुस्सा आया तो। अगर आप उसको काम करने दिए हैं, नहीं दिए, तो क्या अब उसको अपराध बोध आया तो किस फॉर्म में आएगा? तो आपसे बात नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, साइड हो जाएगा, इस तरह से उसको अपराध बोध होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है इनिशिएटिव का? कि बच्चा अगर बोले कि मुझे कार वॉश करने दो प्लीज, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको करने देंगे, एक दो बार ट्राई करने देंगे, तो बच्चा भी खुश कि वो भी ट्राई कर सकता है, नई चीजें सीख सकता है। फिर आप बोलो कि ठीक है बेटा, आज आपने धो लिया, आप मुझे दे दो। तो ऐसा करके उसको हम लोग इनिशिएटिव लेना सिखाएंगे लाइफ में। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है बातें बहुत बड़ी बड़ी। मतलब थोड़ा सा काम उससे करवा लेंगे। ठीक है, स्टेज 3 क्लियर है? स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताओ, मैसेज करो। स्टेज 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, इसमें क्या, इंडस्ट्री क्या है, उद्योग बनाम हिंता। तो इसका एज है 6 से लेके 12 साल तक का। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स एज। तो उद्योग क्या करेगा वो, इंडस्ट्री थोड़ी बच्चा 6 साल का इंडस्ट्री की स्थापना तो नहीं करेगा वो। तो यहाँ इंडस्ट्री क्या है? यस, वेरी गुड। तो इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस मतलब काम करेंगे हम लोग, कहते हैं ना, मेहनत, काम, उस चीज को कहा जाता है। अब ये जो एज है, फोर्थ वाला, फोर्थ एज को यही बताऊं, फोर्थ स्टेज जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं गैंग एज। ठीक है, इसका एज क्या, 6 से 12 साल का है। तो इसमें वो, इसके पहले वाला था प्री गैंग एज, ये हो गया गैंग एज। एडोलेसेंस इसी एज में आता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ना, गैंग एज भी कहते हैं एडोलेसेंस को। और इस फॉर्म में अगर आएगा एरिक्सन में, तो फोर्थ स्टेज में आता है। तो गैंग एज आ गया, स्कूल एज आ गया, बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल एज आ गया। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा इसमें, कि बॉय जो है सो बॉय के साथ रहना पसंद करेंगे, और गर्ल्स जो है सो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करेंगे। और क्या क्या चेंजेस होता है, और क्या होगा कि ये अपनी सोसाइटी का सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं। मतलब गुड बॉय गुड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट आता है, कि सब मुझे अच्छा बोले, सब, किसी का मैं बुरा नहीं करूं, सब बोले कि वाह ये तो बहुत अच्छी लड़की है, ये तो, या तो ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा बोले मुझे। मतलब सोसाइटी का सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं। अब इंडस्ट्री मतलब यहाँ क्या है, क्या क्या है, मेहनत क्या है, किस चीज का? मतलब इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती वर्ड से लिया गया है। इसमें कैसा मेहनत रहेगा, कि किसी की बात को वो मना नहीं करेगा बच्चा, मतलब सबका चहेता बनेगा। अब कैसे बनेगा, कोई इसको कोई भी काम देगा, कुछ भी बोलेगा, तो सबका हाँ 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 अंकल, हाँ आंटी, हाँ मम्मा पापा, मैं सब काम करूंगा, सबके बारे, सबको खुश रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो बच्चा ये सब प्राप्त कर लेगा, गैंग एज है, स्कूल एज है, गुड बॉय गुड गर्ल बन जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे गैंग मिलेंगे, तो क्या होगा, वो सबका, सबका चहेता रहेगा। तो जो ये सब जिसको मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको ये सब चीज नहीं मिला, तो बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी आ जाएगी, हीनता आ जाएगी। कैसी हीनता आ जाएगी? अब दो फ्रेंड है, एक बहुत चहेता है, एक सोसाइटी में एक को बोलते हैं, या क्लास में ही मान लो, कि बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, उससे सीखो कुछ। तुम, एक तुम हो नालायक, एक वो है, उससे सीखो, ऐसा नेगेटिव वर्ड्स। उसको लगेगा कि हर काम के लिए उसे ही बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसको लोग सुपीरियर नहीं मान रहे हैं, इसको सोसाइटी में, स्कूल में सेंटर पॉइंट नहीं जाना जा रहा है। तो ये बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा है, उसमें इंफीरियोरिटी आ जाएगी, हीनता आ जाएगी। मतलब वो एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर देगा, वो सोचेगा कि ये मेरे से बेहतर कैसे हो गया। तो ये चीजें इंफीरियोरिटी में यहाँ पे आएगी। ठीक है, हर कुछ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो स्टेज 4 का ये बात था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्टेज 5 है एडोलेसेंस। ठीक है,
एडोलेसेंस एक्चुअली यहाँ आएगा, वो उसमें गैंग एज जो कहते हैं 6 to 12 ईयर्स के एज में इसको कह सकते हैं हम लोग। और एडोलेसेंस को क्या कहते हैं? तनाव एवं किसका वर्ष कहते हैं? एक फ्रेज है ना कुछ, तनाव का समय, तनाव एवं तूफान का समय, ऐसा कहते हैं। एडोलेसेंस को वो कहा जाता है। और ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब, और इसका एज क्या होगा? 12 से लेके 18 साल। 12 साल तो ऊपर वाले में था ना, तो 12 से लेके 18 साल तक। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या बातें हैं, मैं आप लोगों से क्यों पूछी कि आप लोगों को क्या बनना है, सबका सॉल्यूशन यहीं पे है। मतलब इस स्टेज को कह सकते हैं हम लोग, स्टेज 5 जो है उसको हम लोग कह सकते हैं एडोलेसेंस है। फिर इसको एडोलेसेंस के बाद स्टेज ऑफ चेंजेस भी कह सकते हैं, यहाँ चेंज होता है बॉडी स्ट्रक्चर में, एवरीथिंग में चेंज होता है, स्टेज ऑफ चेंजेस। ठीक है, परिवर्तन होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या इसको कह सकते हैं? हायर लेवल ऑफ एबिलिटी, जहाँ जो किसी काम को करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, हायर लेवल ऑफ एबिलिटी। ओके, क्लियर है? ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं छोटा छोटा बता दे रही हूँ यहाँ पे। और क्या होता है? और होता है कि एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, वो अपने ग्रुप का एक्टिव मेंबर रहता है। कैसा ग्रुप का? जैसा वो बनना चाहता है। आप देखोगे ना किसका, आप एग्जाम्पल लो, अपने स्कूल टाइम का लो एग्जाम्पल, कि 12 से 18 साल के बीच में, तो आप देखोगे कि नहीं कहते कि इसका संगति ही खराब है, या कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान को हम उसकी संगति से समझते हैं, जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? कि जो 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 जिस चीज में इंटरेस्ट लेता है, जो जैसा बनना चाहता है, वो उसी की संगति में रहता है। ठीक है, तो वैसा ही ग्रुप वो ज्वाइन करना चाहता है। कोई पढ़ने वाला रहता है तो पढ़ने वाले लोगों की संगति में रहता है, कोई गुंडा रहता है, बदमाशी करने का उसको शौक है, तो वो बदमाश के साथ रहता है, उसी की कंपनी में रहता है वो, वैसा ही ग्रुप ज्वाइन वो करता है, तो वो एक्टिव मेंबर रहता है अपने ग्रुप का। और क्या होता है इस स्टेज में, 5th वाले में? और होता है कि बच्चों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, लव अफेयर सब इस एज में ही स्टार्ट हो जाता है। अट्रैक्शन किसके किसके लिए बढ़ता है? टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। लड़के को लड़के से अट्रैक्शन होता है, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से। ठीक है, और वो क्या करता है? और इसको होती है पहचान की खोज। पहचान की खोज कैसे होती है? मान लो कि ये लाइफ है बच्चे का अभी तक का, तो वो सोचेगा कि अभी तक के लाइफ में उसके दिमाग में ये चलेगा, हमेशा ही चलते रहता है कि मैंने क्या क्या किया है अभी तक के एज में, 12 से लेकर 18 साल तक मैंने क्या क्या किया है। उसको वो इंक्लूड करेगा, इंक्लूजन करेगा उसको, फिर उसको एनालाइज करेगा वो सब सोच सोच के। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस करेगा, फिर अपना इंटरेस्ट को खोजेगा कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो अभी तक क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, यस। तो फिर क्या होता है, वो सोचेगा कि क्या चीज वो कर पाया है, उसकी जरूरत क्या है, सीरियस हो जाता है वो अपनी पहचान को बनाने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इस एज में अगर हम क्लियर हो जाते हैं कि मुझे आगे भविष्य में 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद, जो भी है, जो भी टाइम पीरियड कह सकते हैं, उसमें क्या बनना है, फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, अगर इस स्टेज में अपने दिमाग में क्लियर हो जाता है तो हम अपना एम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, देखते हैं ना कि कोई भी है 21 साल में, 22 साल में आईपीएस बन गया है, यूपीएससी क्रैक कर लिया है, तो बोलते हैं हाँ, इतना कम एज में कैसे वो किया? 22 साल में वो यूपीएससी आईपीएस कैसे बना? 21 साल में कैसे बन गया आईपीएस? वो इसलिए बन गया ना कि वो गैंग एज में जो है, मतलब ये
एडोलेसेंस वाला जो स्टेज है, स्टेज 5, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, 12 से 18 साल का एज में, उसमें वो क्लियर हो गया था कि उसको क्या करना है। उसको बॉक्सर बनना है तो सिर्फ बॉक्सिंग पे ध्यान देगा, उसको क्रिकेटर बनना है, उसको फुटबॉल खेलना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको IITN बनना है, उसको टीचर बनना है, उसको PhD करना है, रिसर्च करना है, क्या करना है, उसको IPS बनना है, जो भी करना है इस टाइम में वो क्लियर कर लेता है अपने दिमाग में। और ये चीज जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएंगे, हमारा जो लक्ष्य है वो उतनी जल्दी हमें मिलता है। और ये जो IPS जो बने हैं साहब 21 साल 22 साल में, तो वो काफी पहले इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर कर चुके थे कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो ये माइंड उनका क्लियर था तो उनको जल्दी अपना लक्ष्य मिला, 21 साल में मिल गया। और जिसका क्लियर नहीं रहता है उसको बहुत टाइम जाते रहता है, हर 6 महीने में उसका लक्ष्य चेंज हो जाता है। इसका फॉर्म निकलेगा, ठीक है, ये भी भर देता हूँ, ये भी भर देता हूँ, ये भी भर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ। तो वहां उसका एम क्लियर नहीं है। वो जो जो देखता है, माहौल सुनता है, जो उसके फ्रेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में वो वैसा ही करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। कब? बहुत पहले ही। अभी तो देर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए भी कह सकते हैं हम लोग। अभी तो सुन लिए, लेकिन ये जो अगर हम लोग 12 से 18 साल के जब रहेंगे उस टाइम अगर सुन ले तो हमारे जो हमारा जो लक्ष्य है वो हमें, हाँ, मैच्योरिटी हो जाता है। तो उस टाइम का एज में हम अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है। एक बात है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी में शरीर के दम पर जी तोड़ मेहनत करके कुछ अचीवमेंट्स अगर चाहता है तो 40 तक ही वो कर सकता है, 40 ईयर्स तक ही वो कुछ करना चाहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे शरीर उसका जवाब देना शुरू कर देता है, फिर ये मेहनत नहीं कर पाता है, शरीर ढलने लगता है कि नहीं। और गोल का कब है क्लियर रहता है, सबसे एनर्जेटिक टाइम कब रहता है मनुष्य का, 16 टू 25 ईयर्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, इधर कुछ कुछ मतलब खून कहते हैं ना, गर्म खून रहता है इसमें, दिन रात पढ़ते हैं बच्चे या जो भी है। तो ये जो एज है सबसे एनर्जेटिक लेवल है बच्चे का, सबसे एनर्जेटिक टाइम है ये। इस टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। आप ही देखो, आपको पहले लगता होगा ना कि मैं ऐसा करूंगा या ऐसे करूंगी तो सोसाइटी को ये चेंज करूंगी, वो चेंज करूंगी, लेकिन इस एज तक आते आते लगता होगा ना कि ठीक है, जो कुछ है सो है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस एज में 5 वाले में कि गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहचान बनाम भ्रम का, तो जिसका गोल क्लियर है उसको आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसको कंफ्यूजन रहता है तो लाइफ टाइम कंफ्यूजन चलते रहता है, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो अपना गोल को स्टेज 5 में ही क्लियर कर लें। अभी लगता है ना कि मुझे कुछ बातें जो अभी पता चल रही है उस एज में ही पता चली रहती तो कितना अच्छा होता, लगता है ना। अब स्टेज 6 है, स्टेज 6 है ये, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीमेसी का मतलब है, इंटीमेसी मतलब है यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, सबका अलग अलग होता है मैच्योरिटी, कोई इमेच्योर होता है क्या? देखो ये सब तो बहुत मतलब साइकोलॉजिकल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी ने कुछ कहा है, तो इन्होंने एरिक्सन साहब ने अपना टाइम पीरियड बताया है कि इस एज में ये सब चीजें आ जाती है, जो नॉर्मल चाइल्ड रहते हैं, जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उसमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगर किसी में ऐसा ना रहा तो उसको कुछ प्रॉब्लम रहता है, या फिर उसका डेवलपमेंट थोड़ा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो एक दूसरा केस हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मतलब 80 to 90% लोगों का इस एज में ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है स्टेज 6 में, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब स्टेज 6 में क्या एज है इसका, 18 to 35, 18 से लेके 35 तक।
35 तक। इस स्टेज में क्या-क्या चेंजेस होता है, आप सोसाइटी में ही देखो, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आस-पास के लोगों से ही देखो, अपने आप को देखो। इसमें क्या होता है कि जॉब लग जाती है, ठीक है? शादी हो जाती है ना? शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं लोग, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। रिलेशन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पे होता है। इस स्टेज में सब जगह वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सब जगह पहचान मतलब 18 टू 35 है ना कि अच्छा कोई बैंक में है, तो कोई मान लो कि पोस्ट ऑफिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई पासपोर्ट ऑफिस में है या कोई एयरपोर्ट पे है, तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा अच्छा ये काम है, ठीक है मुझे देना, मेरा एक फ्रेंड है, मैं इसको फ़ोन करके बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। मतलब वो सभी जगह अपना एक पहचान बनाते हैं, ठीक है? अब पहचान कैसे बनाता है? यहाँ पे इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब होता है अंतरंगता। अब यहाँ पे क्या है इंटीमेसी, क्या इंटीमेटी, इंटीमेसी वो वाला नहीं है, ये है यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहने वाला इंटीमेसी। वो सबके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाता है, सबसे अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में वो रहता है, सबको सबके साथ अच्छा डीलिंग करता है, ठीक है? तो जो जिसका इंटीमेसी डेवलप हो गया, जिसका रिलेशनशिप सबसे अच्छा डेवलप हो गया, तो उसको पहचान बनी, उसकी बहुत पहचान रही सभी जगह, ठीक है? तो उसके लिए तो हेल्दी हो गया। और जिसकी पहचान नहीं बन पाई, जिसकी शादी नहीं हो पाई, नौकरी नहीं लगा है, पहचान कहीं नहीं है, कोई इसको पहचान नहीं रहा है, इग्नोर हो रहा है, किसी भी तरह से कोई भी रीजन हो, तो उसको क्या होता है, उसमें आइसोलेशन यानी कि अलगाव विकसित हो जाता है, ठीक है? वो नेगेटिविटी में चला जाता है। और ये एज है 18 टू 35। ये स्टेज 6 है। अब इसका एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। यहाँ तो पूरा ये सीट गंदा हो गया, मैं हटा नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ आ रही है लिखा हुआ इसलिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि पर्सनल रिलेशनशिप की एक्सप्लोरेशन किस स्टेज पर होती है। क्वेश्चन आएगा, अगर ऑप्शन दे दिया स्टेज 1 2 3 4 या कुछ एरिक्सन का ही पूछा, या पूछेगा कि पर्सनल रिलेशनशिप की एक्सप्लोरेशन किस स्टेज पे होती है एरिक्सन के अकॉर्डिंग्स, तो आएगा स्टेज 6। इस पे पर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत बल दिया गया है, उस पर बहुत काम होता है, ठीक है? स्टेज 6 इसका हो गया। क्लियर है यहाँ तक? स्टेज 7 पे बढ़े, क्लियर है तो मैसेज करो। आज कोशिश है कि 2 टॉपिक कवर कर दूं, ये थोड़ा बचा हुआ है 7 8, उसके बाद एक और टॉपिक है उसको जल्दी से करवा दूंगी, तो हो जाएगा दोनों। क्या क्लियर है आप लोगों को? प्लीज मैसेज करो। सायंतनी और शिखा, आप लोग हो वहां पे तो मैसेज करो, क्लियर है? अब स्टेज 7 है। स्टेज 7 क्या है? यस मैम, ओके, थैंक यू। स्टेज 7 है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है? मतलब उत्पादकता बनाव ठहराव। अब ये क्या होता है भाई, उत्पादकता बनाव ठहराव? इसका एज देख लेते हैं पहले। इसका एज होता है 35 टू 65, ठीक है? 65 ईयर्स इसका एज होता है। जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन या सेल्फ जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन भी इसको कह सकते हैं, STAGNATION, ठीक है? ये एज नोट डाउन कर लेना। तो इसका क्या होगा, उत्पादकता बनाओ ठहराव। अब उत्पादकता क्या है कि फैक्ट्री में काम लग जाएंगे क्या? ठीक है, वो सब होता है इस एज में, सबकी अपनी माल, सब एक कुछ ना कुछ करते होंगे, काम करते होंगे, अपना व्यवसाय होगा, नौकरी होगी। लेकिन यहाँ पे जेनरेटिविटी क्या है, उत्पादकता, कि कहते हैं ना अच्छा तुमने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, या कोई एडवाइस देता है कि ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे सब पता है कि ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं तो वो सही है कि गलत है, ऐसा बताते हैं ना।
तो धूप में सफेद नहीं किया, ये तो फ्रेज है, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है। पेरेंट्स अगर समझाते हैं, कोई बगल के समझाते हैं, सोसाइटी के हमें समझाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। जनरेटिविटी मतलब है कि कुछ पैदा करना चाहते हैं, समाज को वो कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? अपना एक्सपीरियंस के बल पर कुछ देना चाहते हैं। और जो समाज को कुछ नहीं दे पा रहा है, मान लो कि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, तो वो ठहराव के स्टेज में है। अब कैसे है? मान लो कि सोसाइटी में या घर में या कहीं भी आप एग्जाम्पल लो कि कोई आदमी बहुत, उसको हम लोग, उसका एडवाइस बहुत हम लोग मानते, कोई सोसाइटी में ही कि हम लोग सुनने जाते कि ये केस हो गया है तो क्या करे बताइए, तो वो हमें एडवाइस देंगे। ठीक है। 35, 40, 50 साल, 65 साल। अब कोई दूसरे एज में समझो कि अगर 70 साल के भी आदमी है या 60 साल के भी है, 40 साल के भी है, तो उसकी बात हम लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, हम लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लगता है कि हाँ, ये तो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, ये हमें क्या एडवाइस देंगे। ऐसा होता है ना। तो जिनके बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब जो कुछ समाज में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टैग के, मतलब ठहराव के स्टेज में है। ठीक है, वो ठहराव के स्टेज में है। अलग थलग पड़ा हुआ इंसान बहुत ज्यादा अनुभव अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाता है। वो पर्टिकुलर किसी एक डोमेन में ही अपनी पहचान बना पाता है। ठीक है। सभी जगह वो पहचान नहीं बना पाता है, इसीलिए हम लोग को सोसाइटी में जुड़ के रहना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस से एक, इसके पहले मैं बताई थी ना कि आदमी अगर अगर खुद से एक्सपीरियंस करने लगे तो पूरी जिंदगी भी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। तो इसीलिए हमें जो है दूसरों के एक्सपीरियंस को भी सुनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ओके। मतलब मल्टीपल चीज जानना चाहिए कि हाँ, जैसे अब सोसाइटी में देख रहे हैं ना हम, सब सब कुछ को अभी जो पढ़ा रही है सब तोड़ तोड़ के ही है। कि अगर कोई रूम में बंद है, एकदम एक्सपर्ट हो रहा है, पढ़ रहा है, तो ठीक है, वो किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनेगा। लेकिन आप जो है सो मिलजुल के रहना नहीं सीखोगे, आप नहीं समझोगे कि दूसरे के वैल्यूज को कैसे हम लोग रिस्पेक्ट करें, वो नहीं सीखोगे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब जो हम लोग सबके साथ मिलके सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना, भावनाओं को समझना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सपीरियंस से हम लोग को वो सीखना चाहिए, या दूसरे के एक्सपीरियंस से उसको हम लोग फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, ये स्टेज 7 हो गया। अब आते हैं स्टेज 8, ओल्ड एज। इसका एज क्या होगा? 65 years टिल डेथ। इसमें कहते हैं ना, अगेन चाइल्डहुड एज है। ये वोम था, वोम से ये टोम वाला आ गया, कब्र तक। तो इसमें क्या है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। इस एज में क्या है कि 65 years ऑलरेडी एज हो चुका है। 65, तो मतलब उसके पास उम्र है नहीं, शरीर में ताकत है नहीं, क्योंकि 40 वर्ष तक ही ताकत रहती है, एक्चुअल ताकत। उसके बाद से धीरे धीरे देखोगे आप लोगों को बीमारियां होती है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही होती है। और वो एनर्जी नहीं रहती कि कुछ किया जा सके। अब इस एज में भी आप कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि आप देखोगे कि 65 साल के लेकिन सीटेट का एग्जाम दिए, प्रोफेसर बन गए कितने सारे, यूजीसी नेट का एग्जाम दिए, वो अलग है। इनको इस उम्र में भी जज्बा था, कुछ करने की ललक थी कि मैं अपने इस टाइम में नहीं कर पाया तो अभी क्यों ना करूं, देर आए दुरुस्त है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इस स्टेज में इंसान चाहता तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। अब कुछ कर नहीं सकता है तो क्या होता है, क्या नहीं कर सकता है? तो लाइफ एवोल्यूशन करता है वो, अपनी पूरी जिंदगी को, अपना पूरा जो लाइफ है, पूरा लाइफ, मतलब वो सोचता है कि मैं बचपन में था, इस यहाँ से स्टार्ट करता है, पूरा इवेल्युएट करता है, इस स्टेज में गया तो क्या हुआ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसे जगह में हुआ, किस परिस्थितियों में मैं पढ़ा,
कैसे मुझे पढ़ाया गया, फिर बड़ा हुआ तो कैसे मेरा पालन-पोषण हुआ, फिर कैसे स्कूल गया, क्या किया, नौकरी, मतलब पूरा उसका ज़िंदगी जो है सो उसके आगे ये जो पूरा कहते हैं ना चलचित्र, सिनेमा, पिक्चर आते रहता है इस स्टेज में आके। यहाँ पे है उसको पूरा बैक पूरा कवर होते रहेगा। क्या चला है, नहीं चला है, कैसे हुआ है, वो सब कुछ उसके बारे में वो मूल्यांकन करते रहेगा। फिर वो सोचेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ किया है, लाइफ़ के अंदर जो कुछ किया है, क्या वो सही किया है? मतलब जो कमाया है, बनाया है, घर बनाया, दौलत बनाया, कमाया, क्योंकि उस एज में क्या होता है कि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी अपने लाइफ़ में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, आदमी अकेला हो जाता है। अकेले रहता है, सोचते रहता है, उसके पास समय बहुत है, काम कुछ नहीं है, रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत सोचता है, एनालाइज़ करते रहता है। उसे लगता है कि जो कमाया, बनाया, जो भी मिला है मुझे, ये तो सब छूट जाएगा। मैं तो अब मरने वाले स्टेज में हूँ। फिर अगले जन्म मेरा पता नहीं कहाँ होगा, किस चीज़ में मैं जन्म लूँगा। है कि नहीं? थोड़ा मिथोलॉजी पे चला जाता है, भगवान पे चला जाता है, दर्शन पे चला जाता है। मैं यहाँ ज़िंदगी में आया तो क्या मतलब यहाँ मेरा जन्म हुआ तो उसका क्या अर्थ था? क्यों आया मैं? क्या मैं वो चीज़ पूरी कर पाया? मतलब मैं यहाँ आया तो क्यों आया? क्या मेरा जो काम था जिसके लिए मेरा जन्म हुआ, क्या उस चीज़ को मैंने पूरा किया? क्या मैं खुश हूँ? इतने सारे पैसे होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद क्या मैं खुश हूँ? मैंने अपनी लाइफ़ में गलतियाँ कहाँ की? क्या सब गलतियाँ की? ठीक है? तो जो इंसान अपने आप को यहाँ पे खुश पाता है, जिसको लगता है कि वो लाइफ में बहुत अचीवमेंट किया है, अच्छा चीज़ किया है, उसका लाइफ वेस्ट नहीं गया है, तो वो इंटीग्रिटी आता है उसके लाइफ में, ठीक है? इंटीग्रिटी क्या हो गया? सत्यनिष्ठा, ठीक है? उसको सत्यनिष्ठा होती है, लेकिन जो आदमी को लगता है बहुत नेगेटिव में चला जाता है कि सच में मैं तो ऐसा कर सकता था, मैं तो यूज़लेस हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत खराब किया है, अब मैं सुधार भी नहीं सकता, मेरी उम्र नहीं है, वगैरह-वगैरह, तो निराश हो जाता है, ठीक है? और वो किसमें जाता है? डिस्पेयर, निराश हो जाता है। तो उसके लिए हर दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी में चला जाता है, उसको लगता है कि क्या है ये? तो ये स्टेज ज़िंदगी का हिसाब माँगती है कि तूने पूरा ज़िंदगी जो किया है, वो क्या किया है? क्या सब किया है? किस तरह से जीना चाहिए? ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से जीना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेज तक, कि 8वें स्टेज में हमें खुशी मिले, कि गुड बाय कहेंगे अच्छे से दुनिया को और हमें अच्छा फ़ील हो। क्योंकि ये स्टेज हिसाब माँगती है। कहते हैं ना कि सारा हिसाब-किताब चुका करके जाना होता है भगवान के पास, तो ये स्टेज पूरा हिसाब माँगती है। तो हिसाब अगर पक्का निकला तो खुशी होगी, घाटा लग गया तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें इस तरह से जीना चाहिए ताकि स्टेज 8 में हम खुशी से रहें, खुशी से जिएँ। ये एरिक्सन का 8 स्टेज था। क्लियर है ये? क्या साइंस ने मैसेज की है? मेरे फादर एंड फादर इन लॉज़ करोड़पति बन के बनने के चक्कर में अभी भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ भी बोले नहीं सुनते हैं, अपने बिज़नेस के चक्कर में अभी भी चल रहे हैं। काम के सिवा कुछ नहीं सोचते, 57 इयर्स हैं दोनों का। तो वो चाहते हैं कि उनका जो ये हो, यहाँ पे जो हिसाब-किताब जो आदमी सोचता है, वहाँ उनको अच्छा फ़ील हो कि मैंने अपने लाइफ़ में बहुत कुछ किया है। ये चीज़ वो चाहते हैं, इसलिए। अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए आदमी को। चलो ये क्लियर है? एडिक्शन क्लियर है? ऑल क्लियर लिखो तो फिर नेक्स्ट वाला बताती हूँ। क्लियर है? जल्दी से दोनों मैसेज करो, जो भी लाइव हो। क्लियर है, बहुत अच्छे से, थैंक यू। चलो, अब आज का दूसरा टॉपिक जल्दी से इसको स्टार्ट करके आज इसको खत्म करते हैं ताकि 2 और बचे, फिर हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी पे आ जाएँ। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ये यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर्स कौन थे?
और कहाँ की जन्म लेने वाले थे। इनका टाइम पीरियड था 1917 से 2005, ठीक है। और ये रसिया में बोर्न हुए थे, जन्म इनका रूस में हुआ था। और बताओ, और कौन से एक हैं जो पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिनका जन्म रसिया में हुआ था? यस मैम, क्लियर है, वेरी गुड। रसिया में और किनका जन्म हुआ था? पियाजे के बाद किनके किनके बारे में पढ़ाई थी मैं? जल्दी बताओ क्वेश्चन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है किनका जन्म कहाँ हुआ था, कुछ भी पूछ सकता है। और डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछता है, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए। तो पियाजे के बाद हम लोग वाइगोत्स्की पढ़े थे। तो वाइगोत्स्की साहब भी रसिया में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहा, अभी भी दिखाई ना ये, इसके पहले जो पढ़ा हमने, तो वो क्या हुआ, उनका भी जन्म हुआ, उसके बाद कहीं और चले गए। उसी तरह से रसिया में इनका जन्म हुआ, लेकिन अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, जो भी कारण हो, ये फिर अमेरिका चले गए, ठीक है। ये अमेरिका चले गए। अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इनको कह सकते हैं हम, who is known for his groundbreaking work in ecological systems theory, which examines how individuals are shaped by their environment. ये इन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी बताया, और उसके बाद से इन्होंने बताया कि कैसे कोई एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, मतलब परिवार का, माहौल का क्या क्या स्टेज है, कैसे ये प्रभावित होते हैं, व्यक्ति कैसे अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। एक ईवीएस में पढ़ते हैं ना कि ट्रोपोस्फेयर, ये 4-5 लेयर जो है इकोलॉजिकल, वो वाला पढ़ते हैं। ये चीज नहीं है, उसी टाइप का इन्होंने बनाया है। अब इनके स्टेजेस देखो, लेवल्स क्या क्या हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे या तो लेवल देगा या लिख देगा स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस लिख देगा, या लिख देगा मॉडल्स, ओके, या लिख देगा सिस्टम, सिस्टम, या लिखेगा लेवल्स। तो सबका मीनिंग एक ही होता है। कंफ्यूजन के लिए ये सब चीजें लिखता है, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्वेश्चन का आंसर ना दे। तो इनके 5 स्टेजेस हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम, मतलब लघु मंडल कह सकते हैं इसको हिंदी में, जिसको हिंदी चाहिए आप लिख लो। माइक्रो सिस्टम मतलब लघु मंडल। मेसो सिस्टम मतलब होता है मध्य मंडल। एक्सो सिस्टम मतलब होता है बाह्य मंडल। मैक्रो सिस्टम मतलब होता है बृहत मंडल। और क्रोनो सिस्टम मतलब होता है घटक घटक मंडल। मतलब ये सब क्या है, सब बाहरी वातावरण है, आउटर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। अब किसके आउटर एटमॉस्फेयर की, अब देख लो, आउटर एटमॉस्फेयर है ना, ओके। ये है इकोलॉजिकल थ्योरी, इसके 5 स्टेप्स हैं। अब कैसे क्या है, अब देखो, ये जैसे फिलर फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ये सपोज करो कि एक बच्चा है, ओके, ये बच्चा है, सॉरी, समझ आ रही है मेरी बात? प्लीज मैसेज करो। ये बच्चा का जन्म हुआ, और ये उसका आसपास का वातावरण है, ठीक है। ऐसा बना लो फिगर, उससे समझ आएगा। इसको जो आप ढंग से बना लो, ढंग से नहीं बन रहा मेरे से, यहाँ पूरा होगा, फिर एक लेयर यहाँ ऐसा, मतलब इसको 5 लेयर में ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। केंद्र में क्या है, बच्चा है। ये क्या है, 1 लेयर, ये हो गया 2 लेयर, ये हो गया 3 लेयर, ये हो गया 4 लेयर, ये हो गया 5 लेयर। किसी भी चीज को फिगर में अगर समझते हैं ना, तो जल्दी समझ आता है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू। चलो, तो ये जो है, ये बच्चा है केंद्र में, ठीक है। बच्चे के बारे में बोला गया, इकोलॉजिकल थ्योरी है।
यूरी, इनका पूरा नाम है यूरी ब्रॉनफ्रेनब्रेनर, ठीक है। तो पहला जो इनका होगा ये दैट इज माइक्रो सिस्टम, ओके। माइक्रो सिस्टम है फर्स्ट लेयर। माइक्रो सिस्टम मतलब इमीडिएट या डायरेक्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना आप इमीडिएट या डायरेक्ट इन्वायरमेंट। मैं कोडिंग में लिख रही हूँ, आप लोग अपना नोट्स बना लेना। एनवायरमेंट। अब बच्चा जो है सो सबसे पहले इमीडिएटली कहाँ पे आता है, उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट कौन सा होता है, घर है। घर के लोगों को देखता है, स्कूल जाता है, परिवार को देखता है, पड़ोस को देखता है। उसके बाद मतलब जो उसका इमीडिएट है, डे केयर गया, स्कूल गया, वहाँ फ्रेंड से मिला, तो जो उसका इमीडिएट है, जो तुरंत जन्म के बाद जिनसे मिलता है, वो उसका हो गया माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल। मतलब बच्चे जन्म लेने के बाद जो अपने चारों ओर देखते हैं वो सब इसी का हिस्सा होता है, ठीक है। जो भी देखा बच्चा वो सब इसमें आ जाएगा, माइक्रो सिस्टम में। क्लियर है? नेक्स्ट पे बढ़ती हूँ, टाइम हो गया बट फिर भी चलो। नेक्स्ट वाला है मीसो सिस्टम। इसमें क्या होगा, सब पे सबको देखा, फिर सबसे कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। कनेक्शंस कैसे बनेंगे, सबसे रिलेशनशिप बनेंगे, संबंध बनेंगे। जैसे कि मान लो टीचर है, ठीक है, टीचर स्कूल में जाते हैं, सॉरी पीटीएम करवाते हैं टीचर, ठीक है। पीटीएम में क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं, इधर बच्चा भी रहता है, तो बच्चे पे क्या असर पड़ता है, ये चाइल्ड है, तो पेरेंट्स का और टीचर का जो कन्वर्सेशन है, जो आपस में संबंध है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। उससे उसका रिलेशनशिप कनेक्शन होता है। आप देखोगे ना कितने के पेरेंट्स जो है पीटीएम में कभी जाते ही नहीं है, तो बच्चे पे उसका असर होता है, क्योंकि वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं होते हैं। और जो जिसके पेरेंट्स ज्यादा जाते हैं तो टीचर को भी लगता है कि मेरे से इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, समझ नहीं रहा है तो उसका आंसर मुझे देना होगा, तो उस बच्चे को भी ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो ये जो संबंध है, कनेक्शन संबंध है, ये हो गया स्टेज 2, यानी कि मीसो, MESO, ठीक है। स्टेज 3 में क्या है, एक्सो, ओके, ये एक्सो। एक्सो में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट। अब इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, मान लो कि आपकी जॉब लगी, ठीक है, उसके बाद आपकी नौकरी कहीं लगी, मान लो केवीएस में नौकरी लग गई, फिर आप टीचर बन गए, या आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, आप प्रोफेसर बन गए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर बन गए तो आप कहीं नौकरी कर रहे हो, XYZ जगह, दिल्ली में आप नौकरी कर रहे हो सपोज, तो दिल्ली में नौकरी कर रहे हो, फिर आपकी शादी भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर से ही हो गई, जिसका भी जॉब दिल्ली में ही है, ठीक है, एक ही जगह पोस्टिंग है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी एक का जो है ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि शिफ्टिंग होती है। अब मान लो कि जनरली मदर जहाँ रहती है बच्चे वहीं रहते हैं ना, तो क्या हुआ कि ट्रांसफर जो हुआ तो बच्चे भी शिफ्ट हुए, दूसरी जगह गए, तो किसका एक्चुअली ट्रांसफर हुआ था, पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ था या बच्चे का ट्रांसफर हुआ था, पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ था ना। यहाँ पे पोस्टिंग जॉब में तो वो थे, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे, तो उनका स्कूल चेंज हो गया, सब कुछ उन पे इम्पैक्ट पड़ा ना। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एनवायरमेंट हो गया। मतलब कि पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो बच्चे उनके भी ऊपर माता पिता के साथ उनको भी जाना पड़ा, तो इससे उनका इम्पैक्ट पड़ा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। फोर्थ स्टेज है इसका मैक्रो सिस्टम, ये वाला स्टेज, बच्चा जो है फोर्थ स्टेज में आ गया, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, तो इसमें क्या आएगा, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आएंगे। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज में क्या आएगा, यस, वेरी गुड। सोशल एंड कल्चर वैल्यूज में क्या आएगा, मान लो कि सोसाइटी है, सोसाइटी समाज में अपना कल्चर है, अब त्योहार ही है तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर होता है ना। कोई भी कल्चर हो, कोई भी समाज हो, कोई जाति के हैं तो उनका अपना अपना कल्चर होता है, समाज होता है, उनके त्योहार होते हैं, तो सबका उस पर असर होता है। अब मान लो कि टीचर ही है सपोज, तो हमारे इंडिया में क्या समझा जाता है कि टीचर को सिंपल होना चाहिए,
मतलब गरिमा मेंटेन करना चाहिए, उसको लोग आइडल मानते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो उनका बात करने का तरीका, रहने का ढंग, सब कुछ उसी को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, करते हैं ना। अब कोई टीचर है बहुत एकदम फैशन में है, एकदम बाल ऐसा करा लिया, बड़ा-बड़ा बाल है, मतलब बॉयज़ का या गर्ल्स ही बहुत एकदम फैशन में है, जो बिल्कुल टीचर नहीं लगती है। तो वो क्या है, समाज को मान्य नहीं है। कहेंगे ये तो टीचर तो लगता ही नहीं है, ये क्या पढ़ाता होगा या ये क्या पढ़ाती होगी, है ना? वैसे ड्रेस का कि किसी समाज में लड़कों का है जीन्स टॉप वो पहनेंगे, शर्ट पैंट वो पहनेंगे, लड़कियाँ साड़ी पहनेंगी, सलवार सूट पहनेंगी, कुर्तियाँ पहनेंगी। अगर कोई लड़की चाहिए कि वो जीन्स पहन ले, तो वो उसपे सोशल इम्पैक्ट आएगा कि नहीं यहाँ तो लड़की नहीं पहनती है, लड़की का ये पर्टिकुलर ड्रेस है, तो वो क्या होगा कि लड़कियाँ सिर्फ़ वही ड्रेस पहनेगी, लड़के सिर्फ़ वही ड्रेस पहनेंगे। लेकिन फिर वही लड़की अगर वहाँ से कहीं और किसी और समाज में चली जाती है, अमेरिका चली गई, कहीं और चली गई, तो वहाँ के समाज में देखती है कि लड़का-लड़की में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो ड्रेस पहनना है पहनो, तो वहाँ वो पहनती है और वहाँ के समाज में एक्सेप्टेबल है वो चीज़। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे-जैसे समाज बदलता है, वैसे-वैसे ही सोशल इम्पैक्ट भी उसका वैसा सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। दिस इज़ स्टेज 4, ठीक है? अब नहीं होता है कि कोई लड़का रोता है तो बोलते हैं क्या लड़की की तरह रो रहे हो, मतलब रोना सिर्फ लड़की का काम है क्या? उसको हम लोग जेंडर में क्यों ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। फिर इसका देखो फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज में आएगा क्रोनो सिस्टम, CHRO, क्रोनो सिस्टम, पा ही है ना, ये क्या इसको कहते हैं हिंदी में, घटक मंडल। तो इसमें क्या आएगा, चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस आएंगे ओवर टाइम, यहाँ पे लिख लेना चेंजेस ओवर टाइम, मतलब समय समय के साथ चेंज होता है। अब चेंज समय के साथ कैसे होता है, मान लो कि टेक्नोलॉजी इसमें आता है, ठीक है, इसमें ऐड हो जाता है वर्ड टेक्नोलॉजी घटक मंडल में, क्रोनो सिस्टम। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आज से 10 साल 15 साल पहले क्या हम लोग कभी सोचे थे, स्कूल जाते थे तो सोचे थे क्या कभी कि कुछ ऐसा टाइम आएगा कि अपने घर में बैठेंगे, मैं क्लास लूंगी या जो भी, या बच्चे पूरी इंडिया के लेवल के कहीं से भी कोई पढ़ सकता है, ऐसा सोचा था? कोई नहीं सोचा था कैसा कुछ चीज होगा। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कोई नहीं सोचा था, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के बारे में। वैसे ही अभी ऑनलाइन शॉपिंग देखो, घर बैठे हैं, कुछ सामान मंगाना है तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल निकालो, वहां से अपना सामान सेलेक्ट करो, पेमेंट कर दो, घर पे आ गया। कुछ खाने का मन किया तो होटल जाने की, रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, सब घर से ऑर्डर कर दो, जोमेटो स्विगी ये सब है। ऑनलाइन टीचिंग ऐसा ही है, किसी भी इंडिया के किसी भी टीचर से हम लोग पढ़ सकते हैं, इंडिया के बाहर के भी किसी से भी पढ़ सकते हैं, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये भी नहीं सोचे थे कि सामने बैठ के, मतलब अब किसी से मिलने जाना है, बहुत दिन मिला हुआ हो गया तो जनरली ट्रेन से जाओ, इससे जाओ, इससे मिलेंगे, लेकिन आजकल का क्या टाइम है, वीडियो कॉल है। कभी कोई इमेजिन किया था, हाँ, कि ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग सामने फोन पे देख के, मतलब कहीं से भी कोई किसी को देख सकता है, उससे बात कर सकता है। तो ये तो अभी की बात होगी, अभी के बच्चे देखोगे कि उन्हें मोबाइल चलाना हमारे से ज्यादा अच्छे से आता है ना। अभी 10 साल पहले की कहानी थी, अभी 10-12 साल पहले से मोबाइल सबको मिला है पर्सनली। अब 10-12 साल बाद कहाँ जाएगा टेक्नोलॉजी, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ सारा इंप्रूवमेंट है ना, टेक्नोलॉजिकल चीजें, हो सकता है कुछ ऐसा नया अजूबा आ जाए जो हम लोग इमेजिन अभी नहीं कर पा रहे हैं 10 साल में। तो क्रोनो सिस्टम में क्या होगा, चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ जो चेंज होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था यूरी ब्रोन यूरी, क्या नाम इनका, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी। कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में यही एंड करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में 2 और बताऊंगी और इसके PYQ बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्सनालिटी थ्योरी पे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, समझ आया? फीडबैक दो प्लीज, आज का फीडबैक दो, कैसा रहा क्लास, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम क्लियर है, यस मैम क्लियर है, बहुत अच्छे से, ठीक है, थैंक यू। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियोस फिर से देख लेना, तो
और कुछ भी है जो नहीं अगर समझ आया होगा, वैसे तो मैं समझाने का पूरी कोशिश की हूँ, फिर भी नोट्स बना लेना साथ-साथ में तो वो अच्छा रहता है। और मैं थोड़ा मतलब इसका पीडीएफ मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? मैं कल तक जो मतलब जनवरी के सारे जो पीडीएफ थे वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चेक कर लो। और ये आज का पीडीएफ है, 2 और पढ़ाऊँगी मैं, उसके बाद ये चारों का पीडीएफ एक साथ अपलोड करूँगी। यहाँ देखो, सब पीडीएफ मैंने बनाया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी 2 का और बाकी है। तो ये 2 कल मैं पढ़ा दूँगी, उसके बाद ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। इसके पहले जैसे बांडुरा कल पढ़ाऊँगी मैं, बांडुरा का और एक और है। स्टेनर्स, कल ये 2 पढ़ाऊँगी, पढ़ के आना। उसके बाद मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। इसके पहले की सारी पीडीएफ अपलोडेड है, प्लीज़ आप वहाँ जाओ, वहाँ से देख लो आप। आप कमाल की टीचर हैं, अच्छी टीचर हो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिखा, सायंतनी, क्या आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है? मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं किसी भी चीज़ को समझाऊँ, अच्छे से समझा सकूँ, छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है? चलो, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं, मॉर्निंग में लूँगी क्लास में, ठीक है? और आप लोग दोनों पढ़ के आना, बैंडूरा और स्टेनर्स, ताकि जल्दी-जल्दी मैं इसको करवा दूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से पर्सनैलिटी का स्टार्ट करेंगे। ओके? ओके, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अब कल हम लोग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।